नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जो बना तो था आज़ादी से पहले, लेकिन उसकी छाप हमारे आज के संविधान पर बहुत गहरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे अक्सर आधुनिक भारत का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक्ट को हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी, अ बैकबोन, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि ये भारत के भविष्य का एक पूरा खाका था। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये अधिनियम बना कैसे, फिर इसके विशाल डिजाइन और इसकी संघीय योजना को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या-क्या कमियां थी, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत आखिर हुई कहां से? देखिए, ये एक्ट कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसके पीछे दशकों का राजनीतिक संघर्ष था, लंबी लंबी बहसें थीं और कई रिपोर्ट्स थीं जिन्होंने भारत के लिए एक नए संवैधानिक ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1927 के साइमन कमीशन से कहानी शुरू हुई, फिर आई नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर 1934 का व्हाइट पेपर। इन सब घटनाओं ने मिलकर 1935 के इस एक्ट का रास्ता तैयार किया, जो आखिरकार 1937 में लागू हुआ। अब बात करते हैं इस एक्ट के ग्रैंड डिजाइन की। मतलब ये अपने आप में इतना बड़ा और एम्बिशियस था कि इसने भारत की पूरी शासन व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि इसे ब्रिटिश भारत का सबसे डिटेल्ड कानून क्यों कहा गया? इसका जवाब छिपा है इसके साइज में। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा था? ये ब्रिटिश संसद के इतिहास में पास किया गया अब तक का सबसे लंबा कानून था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 321। ये हैं इसमें दिए गए सेक्शंस की संख्या। 321 धाराएं, मतलब ये अपने आप में एक पूरी की पूरी किताब थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ थीं 10 अनुसूचियां या शेड्यूल्स। इन दोनों ने मिलकर भारत के शासन के लगभग हर पहलू को कवर किया था, जो इसकी गहराई को दिखाता है। इस एक्ट का एक बहुत ही बड़ा और लास्टिंग कंट्रीब्यूशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। जी हां, आरबीआई का प्रावधान इसी एक्ट में था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और ये आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आरबीआई को बहुत जरूरी काम सौंपे गए, जैसे कि करेंसी जारी करना, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और हाँ, सरकार के बैंकर के तौर पर काम करना। अब आते हैं न्यायपालिका पर। इस एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। उस समय के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी अदालत थी और इसी फेडरल कोर्ट ने आगे चलकर हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी। चलिए अब इसके सबसे एम्बिशियस लेकिन एक अधूरे सपने की बात करते हैं, और वो था अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना। इस एक्ट में जो सबसे दिलचस्प चीज थी वो था शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच पावर को 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। और मजे की बात यह है कि यही स्ट्रक्चर हमारे संविधान ने हूबहू अपना लिया। तो फिर ये शानदार फेडरल प्लान हकीकत क्यों नहीं बन पाया? वजह बहुत सीधी थी। रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने इस संघ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और बस उनके इसी फैसले ने पूरे संघीय ढांचे को बनने से रोक दिया। तो जहां एक तरफ फेडरल प्लान फेल हो गया, वहीं इस एक्ट का एक हिस्सा ऐसा भी था जो जबरदस्त कामयाब रहा, और वो था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये कंपैरिजन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। फेडरल सिस्टम तो कभी लागू ही नहीं हुआ, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता वो पूरी तरह से लागू हुई। इसने प्रांतों में डायाकी यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था को खत्म किया और 1937 के ऐतिहासिक चुनावों का रास्ता खोला। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब था कि प्रांतों को अपने अंदरूनी मामलों में ज्यादा आज़ादी मिली। अब मंत्री सीधे जनता के चुने हुए विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। इसका नतीजा 1937 के चुनावों में साफ दिखा, जब कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये पहली बार था कि भारतीयों को इतने बड़े लेवल पर शासन का अनुभव मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस एक्ट में सब कुछ अच्छा ही था। अब जरा इसकी कुछ बड़ी खामियों पर नजर डालते हैं, जिनकी वजह से ये हमें असली आज़ादी देने में नाकाम रहा। सबसे बड़ी कमी थी गवर्नर और वाइसरॉय को दी गई बेहिसाब स्पेशल पावर्स। वो किसी भी बिल को वीटो कर सकते थे, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर सकते थे। मतलब साफ था, असली सत्ता अब भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी।
चुनावी सिस्टम में भी दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये कि वोट देने का हक बहुत ही कम लोगों को था, और दूसरा, अलग अलग समुदायों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया, जिसने समाज को धर्म के नाम पर और ज्यादा बांटा। जवाहरलाल नेहरू का ये मशहूर कोट उस वक्त की राष्ट्रवादी भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। एक ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक तो बहुत मजबूत हैं, पर इंजन ही नहीं है। मतलब जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन असली ताकत नहीं। तो इन सब कमियों के बावजूद हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं कि आखिर ये एक्ट हमारे आज के संविधान की नींव कैसे बना। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब यही है। हमारे संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर, शक्तियों का वो 3 लिस्ट वाला बंटवारा, गवर्नर का पद, इमरजेंसी के प्रावधान और तो और आरबीआई और पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ढांचा, ये सब कुछ लगभग ज्यों का त्यों 1935 के एक्ट से हमारे संविधान में लिया गया। और यही इसकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत है। और जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर ये एक्ट इतना ही जरूरी था, तो फिर आज़ाद भारत को 1950 में एक बिल्कुल नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल इस एक्ट की दोहरी पहचान को सामने लाता है, एक मजबूत नींव के तौर पर भी और एक अधूरे ढांचे के तौर पर भी।